अभी आवाज आ रही? हाँ भाई। तो सबसे पहले तो CSIR नेट के बारे में तुम लोग सब लोग जानते होंगे, और 9 पेपर तुम्हें प्रिपेयर करने हैं। और लगभग लगभग सबका इक्वल वेटेज ही है। आगे बैठ जाओ तुम लोग, देखता हूँ। मैथमेटिकल स्टार्ट हो गया तुम्हारा, और दूसरा पेपर और पैरेलल में चलेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। सिलेबस के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 पार्ट बेसिकली पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक पार्ट डिजिटल वाला है और दूसरा एनालॉग वाला। तुम लोगों ने अभी MSc प्रीवियस का एग्जाम दिया या फाइनल का? तीनों ने। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कौन से पोर्शन को अटेम्प्ट किया था? हाँ, दोनों के किए। डिजिटल वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था? मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप आया था। हाँ, तो नहीं किया? कर दिया। और न्यूमेरिकल वाला वो भी हो गया था। चलो ठीक है। सिलेबस तो इस बार चलो तुम्हारा आधा ही था, तो कोई दिक्कत हुई नहीं। बेसिकली थोड़ा सा मैं सिलेबस के बारे में बता देता हूँ, क्या क्या चीजें तुम्हें पढ़नी है ना। डिजिटल और एनालॉग दोनों पोर्शन में से मेरा एक्सपीरियंस ये है कि क्वेश्चन या तो आएंगे 2 या 3 इलेक्ट्रॉनिक्स से। तुम देखोगे CSIR के पेपर्स, पुराने पेपर्स में अगर जाओगे तो 3-4 क्वेश्चन एवरेज आते हैं, जिसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्वेश्चन तुम्हें फ्रिक्वेंटली मिलेगा, मिलता ही है। ठीक है। और उसके बाद डिजिटल से एक क्वेश्चन मिलता है। इसके अलावा फिर ट्रांजिस्टर है, डायोड है, फिल्टर से क्वेश्चन आते हैं, और फ्लिप फ्लॉप से, यानी डिजिटल वाले पार्ट से कभी कभार 2 क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभार 3 भी आते हैं। तो यूं मत समझना कि ये वाला पार्ट पोर्शन को हम नहीं पढ़े, इसको छोड़ के चले जाएं। देखो, आजकल जो NTA एग्जाम करवाता है ना, तब से बहुत ही बेसिक चीजें ज्यादा पूछी जाती है। तुम लोग देखोगे पिछले 3-4 पेपर्स और उससे पहले के, तो पैटर्न में ड्रास्टिकली चेंज आया है। ये जो चेंज है, उस चेंज के हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है। तो मेरा एनालिसिस ये है कि बेसिक चीजों पे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। समझ आ रही बात? 11th-12th तुम लोगों का कितना स्ट्रोंग है मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कोई भी पेपर स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है ना? और मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो एग्जाम में आती है, तुम देखना उठा के पेपर, अभी तुम शुरुआत कर रहे हो, 1-1.5 महीने बाद में तुम्हें पता चलेगा कि तुम पेपर सोल्व करने की स्थिति में होगे। जितने पेपर यहाँ पे हो जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली 1 महीने में एक पेपर तो मान के ही चलो, तो ऐसे करके 2-3 पेपर 1 महीने में कंप्लीट होंगे। ठीक है। और सिलेबस तुम्हारा 5 महीने पूरे लगेंगे कंप्लीट होने, ये मान के चलो। 1 महीने प्रिपरेशन का, और उसके बाद तुम्हारा एग्जाम। और ये क्लासेस जो चलेंगी, अभी तुम्हें टाइमिंग 7 से 10 बता रखी है, इससे काम चलने वाला नहीं है। ठीक है। जो ओबियस थिंग है वो मैं बता रहा हूँ। इनिशियली धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, और जब तुम लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच होने लगेगी, चीजें समझ में आने लगेगी, तब हम थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। और क्लास का टाइमिंग 4 घंटे कम से कम रहेगा। ठीक है ना? तुम्हारा नाम क्या है? नमन शेखावत। कौन सी कॉलेज से? सेंट विल्फ्रेड गर्ल्स कॉलेज। नरेंद्र अग्रवाल पढ़ाता है वहां पे? है?
रोहितास मीणा, कौन सी कॉलेज? केडी। आप कौन सी कॉलेज? अग्रवाल। अग्रवाल में मीनन बापना है, HOD। और तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस था MSc का पेपर देने का, उसमें भी याद था। चलो इसके बारे में भी थोड़ी सी चीज मैं तुम्हें बता दूं। इस बार अगर तुम तैयारी करो, पूरा ही पढ़ा है सिलेबस, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगली बार जब पेपर देने जाओ, तुम्हें कुछ टाइमिंग का इश्यू लगा? टाइम क्वेश्चन हो गए थे अटेम्प्ट? 5 मिनट 10 मिनट। इस बार के लिए तुम्हें स्ट्रेटजी ये रखनी है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले। मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरीके से। तभी 3 घंटे का पेपर होता तो तुम्हें पता चलता, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना। फिलहाल हम इस पे आते हैं। तो टॉपिक्स के बारे में मैं डिस्कस कर लूंगा, कौन कौन से टॉपिक हमें यहाँ पे कवर करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में दो पोर्शन है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, यहां से अपन स्टार्ट करेंगे और इस पे आके एंड होंगे। कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करना है, ये मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पे लिख दूं, और जब सिलेबस चलेगा तो तुम लोग मैच करना कौन सा पोर्शन हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा, पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, नंबर सिस्टम 4 नंबर सिस्टम होते हैं, तुम लोगों ने पढ़ा होगा। बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सागोन, हेक्साडेसिमल और डेसिमल। कन्वर्जन इनका एक दूसरे में कैसे इनको इंटरचेंज करते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर। इसके बाद बेसिक गेट्स, ये भी पढ़े होंगे तुम लोगों ने, है ना। ये तो आते भी होंगे अच्छे से। प्रॉब्लम्स कैसी आती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम ये भूल जाओ MSc में क्या पढ़ा था, उस टाइप का यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, ये नैंड गेट क्या होता है, ये क्या होता है, चलेगा, लेकिन हमें किस तरीके से अप्रोच करना है प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, उसको थोड़ा सा फोकस करना हमें जरूरी है ना। तीसरा यहाँ पे टॉपिक रहेगा बेसिक गेट के बाद। बेसिक गेट के कॉम्बिनेशन से जो सर्किट्स बनेंगे उनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद कॉम्बिनेशनल सर्किट के बाद फीडबैक हम यूज करें। यहाँ तक तो बेसिक गेट का कॉम्बिनेशन लेके डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स हम बनाते हैं, उनको कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलेंगे। और इन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में कौन कौन से सर्किट्स होंगे, इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली बता देता हूँ। तो इसके अंदर कॉम्बिनेशनल सर्किट में यहाँ पे बेसिक गेट्स कौन कौन से हैं? एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में कौन कौन से गेट आएंगे? नैंड, नॉर, एक्सक्लूसिव और एक्स और भी लिखते हैं कई बार, और एक्स और भी लिखते हैं, एक्स नॉर। और कौन कौन से सर्किट्स आते हैं? मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एडर
पढ़ा होगा ना, सबट्रैक्टर, पैरिटी चेकर, और कौन से सर्किट्स आते हैं? हो गए पूरे? बहुत सारे सर्किट्स होते हैं। मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर के अलावा इनकोडर और डिकोडर भी होता है। इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। मल्टीप्लेक्सर काफी इंपॉर्टेंट है ना, सीएसआई आर एग्जाम के लिए मल्टीप्लेक्सर वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनकोडर डिकोडर इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते और ना के बराबर ही पूछे जाते हैं, ठीक। और बताओ, ये तुम्हारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट, इसके अलावा और भी सर्किट्स होंगे, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारे पास है सीक्वेंशियल सर्किट्स, कॉम्बिनेशनल के बाद में सीक्वेंशियल सर्किट। और सीक्वेंशियल सर्किट्स में सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अभी इनके बारे में डिस्कस करने से जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ही इनको डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल में अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। फ्लिप फ्लॉप के बाद में काउंटर्स, और काउंटर्स में भी सीरियल और पैरेलल काउंटर्स, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस दोनों टाइप के। उसके बाद शिफ्ट रजिस्टर्स, इन्हीं के बहुत सारे पार्ट चलोगे। सब शिफ्ट रजिस्टर में 4 पार्ट है, जिसमें से तुम्हारे सीरियल इन सीरियल आउट ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। काउंटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके बाद लास्ट टॉपिक है कन्वर्टर। और कन्वर्टर्स में तुम्हारे पास डी एंड D2 दो कन्वर्टर है, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है। ये तो तुम्हारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन, इसी से जो कुछ आएगा वो इसी में आएगा। और इसी में हम कुछ ग्रे कोड सिग्नल और टॉपिक और ऐड करेंगे इसमें, और वो यहीं ऐड करेंगे। डेट से पहले करे बाद में, यहाँ पे और ये है के मेक, बूलियन अलजेब्रा और के मेक दोनों, ठीक है। तो ये हमारा डिजिटल वाला हुआ। इसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, लोग जानते हो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे लगभग लगभग किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बात करो तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर। और ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स देखो, सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी हमारे सिलेबस में है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। और अगर मैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स पहले पढ़ा देता हूं तो सेमीकंडक्टर उसमें कवर हो जाता है,
ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पहले पढ़ाता हूँ तो सेमीकंडक्टर उसमें कवर हो जाता है। दोनों का कॉमन टॉपिक है। ये टॉपिक तुम लोगों ने कवर कर लिया, इसकी 3 क्लासें मैक्सिमम लगेंगी, 3 या 4 मान लो। ठीक है, 4 क्लासों में ये टॉपिक कवर होगा। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में बाद में इसको नहीं पढ़ाया जाएगा, तो पढ़ाएंगे दोबारा से। ठीक है, तो जहां भी ये स्टार्ट होगा वहीं पे ये अपना पूरा योगदान दे देगा जितना इसके अंदर में है। सेमीकंडक्टर के बाद में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लिख सकता हूं। कौन कौन सी डिवाइसेस हैं उसको देखते हैं। इसके अंदर आता है डायोड, और डायोड की जो एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशन कौन कौन सी। डायोड का क्या क्या काम आता है। रेक्टिफायर बनाने के काम आता है। रेक्टिफायर पढ़े होंगे ना तुम लोगों ने बीएससी में। फिल्टर्स बनाने के काम में आता है। और क्लीपर क्लेम्पर, क्लीपर और क्लेम्पर सर्किट बनाने के काम में आता है। और भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। वोल्टेज रेगुलेटर के काम में आता है। तो यहाँ पे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इसके बाद जीनर डायोड, ठीक है। इन सब की एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे साथ के साथ ही। देन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दोनों का हम एसी और डीसी एनालिसिस भी देखेंगे। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर वाला पार्ट है। इसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर, शॉर्ट में इसको ऑप एम्प बोलते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के डिवाइस, और डिफरेंट आईसी मार्केट में इसकी अवेलेबल है। जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तब इसके बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये वाला पार्ट हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिजिटल और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। और कोई पोर्शन तुम्हें लगता है तो बताओ। इसके अलावा और कोई टॉपिक तुम्हें ऐसा लगता है जो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है और मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, दिखने में काफी छोटा पोर्शन लग रहा है लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी हेल्प। इसके अंदर और शुरुआत हम यहाँ से करेंगे नेटवर्क थ्योरम, क्योंकि ये जो पोर्शन है इसमें केवीएल और केसीएल बेसिक रूल्स लगते हैं। ठीक है, और केवीएल और केसीएल कहाँ लगाएंगे, डिजिटल एनालॉग सर्किट्स में लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज किसी भी नेटवर्क को या नेटवर्क थ्योरी लिखते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, नेटवर्क एनालिसिस इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों के तो इनके एक पूरी बुक चलती है सर्किट एनालिसिस, और वो इतनी मोटी होती है कम से कम। समझ आ रही बात। तो ये वाला पार्ट इसमें भी कम से कम 4-5 दिन लगेंगे। इसमें नेटवर्क थ्योरम्स हैं, तुम लोगों ने पढ़ा होगा। सुपरपोजिशन थ्योरम, मिलर्स थ्योरम, नॉर्टन। ये नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क को इजीली कैसे सोल्व कर सकते हैं उस उसके लिए ये थ्योरम्स बनाई हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में हमारा डिस्कशन है। ठीक, और यहीं से हम बेसिकली अपनी शुरुआत भी करेंगे। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। इसमें वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे।
क्योंकि करंट और वोल्टेज यही सारा फिनोमिना इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। तो सबसे पहले सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये जो सोर्सेज हैं, एक वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स बेसिकली एक दूसरे के पूरक है, एक से ही दूसरा बनाया जा सकता है। तो सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर दूसरा वोल्टेज और करंट मेजर करने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज किया जाता है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें भी दो तरीके के वोल्टेज सोर्स होंगे, एक आइडियल सोर्स होंगे, प्रैक्टिकल सोर्स होंगे। तो आइडियल तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। इनके बारे में हमारा डिस्कशन, ये एक तरीके से तुम्हारा डिटेल्ड सिलेबस है जो हम इस सब्जेक्ट में कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो ये वाले जो टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, वो TIFR में आते हैं और जेस्ट में आते हैं, ठीक है। नेट में क्वेश्चन नहीं आते इस वाले से, ठीक है। इसलिए इसको भी हम कवर करेंगे। ये जो पार्ट है ये बेसिक वाला पार्ट है। नेट में कभी कभार इस वाले नेटवर्क थ्योरी वाले से आ सकता है, लेकिन वोल्ट मीटर एमीटर इतने बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछते, 12th में पूछे जाते हैं। असाइनमेंट मिल गया इनको, ठीक है। तो असाइनमेंट अगर तुम्हें मिल जाए, जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया जाए उसके क्वेश्चन पहले खुद से करने की कोशिश करना। एक चीज पहले दिन से ही दिमाग में रख लेना, जितने क्वेश्चन तुम खुद करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा बेनिफिट। असाइनमेंट तुम्हें मिलेंगे, टेस्ट पेपर्स तुम्हें मिलेंगे, और टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे, ठीक है। स्टडी मटेरियल की कोई कमी तुम्हारे पास नहीं रहेगी, ठीक? तो जितने ज्यादा क्वेश्चन अपने आप से अप्रोच करोगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट है तुम्हारे लिए, है ना, ठीक। उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। मैं क्वेश्चन दिया, मैंने ही करवा दिया, हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। कोई तुम्हें चाहे 2000 क्वेश्चन करवाए, चाहे 5000 क्वेश्चन करवाए, कोई फायदा नहीं मिलने वाला जब तक तुम लोग खुद से नए क्वेश्चन को देख के उसको अप्रोच करने की कोशिश नहीं करोगे। हाँ, शुरुआत में दिक्कत आएगी, ये भी पहले बता दे रहा हूँ। हाँ, 100% देना, फिर नहीं समझ में आए तब उससे तुम्हें समझने में भी आसानी होगी, तुम्हें ये भी पता चलेगा कि हमने कहाँ गड़बड़ की है, ठीक है। तो ये मत कर लेना कि नहीं नहीं हमारे बस की बात नहीं है, हम छोड़ देंगे।
सबसे पहले तो तुम्हारा संकल्प होना चाहिए, और यहाँ पे अगर क्लासें तुम लोग करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक तो ये एमएससी बीएससी का कोर्स तुम लोगों ने किया है, ये कोर्स करोगे, इसमें रात दिन का फर्क तुम्हें नजर आए। एमएससी में भी हमने पढ़ा है, बीएससी में भी हमने पढ़ा है, लेकिन उतने बेसिक चीजें भी हमें नहीं पता। देखना अभी तो जैसे जैसे शुरुआत होती है वैसे वैसे क्लियर होंगी चीजें। दो तरीके हैं पढ़ने के, एक तो ये है कि हम एक प्रॉब्लमेटिक अप्रोच लेके पढ़ेंगे, जिस जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसका कंसेप्ट देख ले और क्वेश्चन कर ले, एक तरीका तो ये। और दूसरा है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, थ्योरी भी ढंग से पढ़ें और क्वेश्चंस भी ढंग से करें। इस वाले तरीके में नुकसान एक है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन फायदे ज्यादा है, क्योंकि एग्जाम क्लियर करने के बाद भी तुम्हें कहीं ना कहीं कुछ आगे बढ़ना है, रिसर्च के फील्ड में आगे जाना है या कुछ और करना है, तो उसके लिए इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। ठीक है, जितनी भी जॉब्स हैं एमएससी करने के बाद, मास्टर डिग्री होने के बाद, उसके बेसिस पे या तो साइंटिस्ट की पोस्ट आती है, ठीक है, या फिर कॉलेज लेक्चरर की आती है, उनके लिए इंटरव्यू है। पीएचडी के लिए कहीं इंटरव्यू दोगे, पहले एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा फिर इंटरव्यू दोगे। तो हो सकता है तुम्हारा न्यूमेरिकल अप्रोच ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन थ्योरेटिकल या बेसिक तो इतने स्ट्रॉन्ग ना हो, तो इंटरव्यू में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम आप बिल्कुल बेसिक से पहले, ठीक है, कोर्स करवाना और ढंग से पढ़ना दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। अभी हमारे पास टाइम है तो हम इसको स्टार्ट से डिस्कस करेंगे। इस वाले पोर्शन में फिजिक्स है पूरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना ज़्यादा नहीं है और ये बहुत आसान भी है। ठीक है, इसमें बस केवल जो कंसेप्ट तुम्हें बताए जाएं उनको फॉलो करना, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा कि तुमसे होगा नहीं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये है कि अगर इनसे बाहर कोई टॉपिक आ गया जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तब भले ही तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओ, बाकी 99% क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, और इसमें तुम्हारी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। हालांकि इजी है, बहुत इजी है, मैं पढ़ाऊंगा, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, तुम लोग बोलोगे हाँ सर समझ में आ गए। ठीक है, क्लास में कोई शिकायत तुम्हें नहीं होने वाली, लेकिन प्रैक्टिस तुम्हें खुद को करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे आगे सिलेबस बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हें प्रैक्टिस मतलब रिवीजन भी साथ ही साथ करना होगा। ये एक स्ट्रेटेजी बना लो कि हमें 7 दिन में एक बार तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी ही पड़ेगी, है ना। कुछ क्वेश्चंस करने हैं ताकि वो सारी चीजें एक बार मेमोराइज हो जाए। कंटिन्यूस रहोगे तो भूलोगे नहीं चीजें, और अगर 1 महीने 2 महीने का गैप दे के बाद में स्टार्ट करोगे तो तुम्हें नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा एक बार, कम से कम 3-4 दिन लगेंगे ही लगेंगे पूरा पोर्शन कवर करने, है ना। इससे बढ़िया है कुछ कुछ प्रॉब्लम वीकेंड में करते रहो, असाइनमेंट तुम्हारे पास रहेंगे ही रहेंगे, उनकी कोई कमी नहीं आने वाली। और तुम्हें जब ऐसा लगे कि अरे असाइनमेंट कंप्लीट हो गए, यहाँ पे आके बताना, हम अपना और कुछ असाइनमेंट बनाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे, और मैं क्लास में ही देता रहूंगा वैसे तो तुम। ठीक है, तो स्टार्ट करें इसको थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है,
नंबर सिस्टम कितने तरीके के होते हैं तुम लोगों ने पढ़े हुए हैं? 4 तरीके के नंबर सिस्टम। पहला है डेसिमल। और ये डेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें डिजिट्स होंगे वो 0 से लेके 9 तक होंगे, और बेस कितना 10। टोटल नंबर कितने होंगे इसमें 10, 0 से लेके 9 तक डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा अंदर में है बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट यूज करेंगे? 2। कौन कौन से? 0 और 1। बेस कितना होगा? ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका। तीसरा इसके अंदर में है ऑक्टल। और ऑक्टल में 0 से लेके 7 डिजिट्स हम यूज करेंगे। बेस कितना है? और लास्ट इसके अंदर में है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9 तक डिजिट, ठीक है, और ए से एफ तक अल्फाबेट। बेस कितना रहेगा? 16। तो 0 से 9 तो है ही, 10 होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? 8। 11 को क्या बोलेंगे? 12। 13। कितने हो गए ये? 3 और 3 6, और 10 पहले, 0 से 9 तक 10, कितने हुए? 16। तो बेस कितना होगा? 16। ये 4 नंबर सिस्टम तुम पढ़ते हो। नंबर सिस्टम क्यों पढ़े जाते हैं? सबसे पहली चीज तो बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर है, किसने बनाया? हमने ही बनाया। इस कंप्यूटर को समझाने के लिए इसकी अपनी कोई एक लैंग्वेज होती है। और तुम लोग अपन लोग जो सिस्टम यूज करते हैं उसमें ज्यादातर में बाइनरी लैंग्वेज की कोडिंग है, 0 और 1। कंप्यूटर केवल 0 1 लैंग्वेज ही समझता है। अगर तुम्हें ऐप लिखना है तो हम ऐप टाइप करते हैं, कंप्यूटर उस ऐप का तो आस की वैल्यू होगा। ऐप भी 2 तरीके के, एक स्मॉल ऐप और एक कैपिटल ऐप। जितने भी ये अल्फाबेट्स होते हैं, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का मतलब ये है जैसे 0 से लेकर 9 तक ये डिजिट्स में भी आते हैं और कैरेक्टर में भी आते हैं। समझ में आ रही बात? कैरेक्टर का आस्की कोड अलग होता है और डिजिट्स का आस्की कोड अलग होता है। तो तुम्हारे कीबोर्ड में जितने भी कीज होती हैं उनको बोलते हैं कैरेक्टर्स। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर्स। और हर एक कैरेक्टर का एक आस्की कोड होता है, ठीक है। तुम लोग देखोगे एबीसीडी, स्मॉल एबीसीडी, कैपिटल एबीसीडी, इनके जो कैरेक्टर्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग एक नंबर असाइन होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में हर जगह वही, पूरे वर्ल्ड में वही यूज किया जाता है। इनको बोलते हैं आस्की कोड। हमने अपने कीबोर्ड से कोई एक कैरेक्टर टाइप किया ए, इंटरफेस का काम होता है कि उस कैरेक्टर का आस्की सिग्नल सीपीयू तक जाएगा। ए टाइप करते ही कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कुछ चीजें और मैं तुम्हें बता देता हूं, बेसिक बेसिक चीजें हैं, यह भी तुमसे पूछी जा सकती है। कैरेक्टर, दूसरा इंटीजर, फ्लोट, 3 ही चीजों की बात करूंगा मैं, ठीक है। कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 8 बिट की रिक्वायरमेंट होती है। यहां पे लिख लोगे डेटा टाइप,
ठीक है। कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट होती है? 8 बिट। और ये 8 बिट किसके बराबर होता है? 1 बाइट के। ठीक है ना। ये जो तुम्हारा ए सेक्शन आता है उसमें कई बार कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है और उसमें इस टाइप के क्वेश्चन ही आते। इंटीजर को स्टोर करने के लिए 16 बिट की जरूरत होती है। कितने की? 16 बिट मींस 2 बाइट। इंटीजर समझ में आता है? 2, 8, 10, 15, 28, 55 टाइप के नंबर, उनको स्टोर करने के लिए 2 बाइट मेमोरी की जरूरत पड़ती है। और फ्लोट, फ्लोट का मतलब डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, जिसमें जैसे मैंने बोला 13.26, 14.17, इस टाइप के नंबर्स को क्या बोलते हैं? फ्लोट नंबर बोलते हैं। और फ्लोट को स्टोर करने के लिए 32 बिट मींस 4 बाइट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना अपनी मेमोरी में। और अगर जैसा ही मैंने तुम्हें बताया, मैंने कीबोर्ड से कोई की टाइप इंटर किया या बी इंटर किया, तो इस बी के करस्पॉन्डिंग या ए के करस्पॉन्डिंग जो आस की वैल्यू होगी, 55 हो सकती है, 56 हो सकती है, जो भी हो सकती है, आप अपने गूगल पे टाइप करके देख सकते हो कि आस की सिग्नल्स क्या होते हैं या आस की वैल्यूज क्या होंगे। तो तुम्हारे पास इधर कैरेक्टर होंगे और उसके करस्पॉन्डिंग आस की वैल्यूज तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ए टाइप किया, ए की आस की वैल्यू होगी कुछ, और वो वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद, ठीक है, और वो कितने डिजिट, कितने बिट में होगी? 8 बिट में। बाइनरी कितने बिट में हो जाएगी कंप्लीट? 8 बिट में हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास जितने भी ये जो कीवर्ड है, कीबोर्ड है, उसमें जितने भी कैरेक्टर है, अब 2 टू दी पावर 8 कितना होता है? उतने कॉम्बिनेशन 8 बिट में आ जाएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे? कितने कॉम्बिनेशन? जैसे मान लो मैंने कह दिया 2 टू दी पावर 3 कितना होता है? 8। 2 टू दी पावर 4 कितना? 16। तो अगर मेरे पास चार चार नंबर्स हैं, ए बी सी डी, 4 वेरिएबल, ए बी सी डी 4 वेरिएबल है, इनके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बाइनरी में? अगर मान लो मेरे पास 2 ही नंबर है, ए और बी, तो 2 टू दी पावर 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और कौन कौन से? ए और बी दोनों 0 0 हो सकते हैं, 0 1 1 0 और 1 1। 3 होते तो 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, 8 कॉम्बिनेशन। ऐसे ही 4 वेरिएबल है तो कितने? 16 कॉम्बिनेशन। अब मेरे पास 8 बिट है, कितने वेरिएबल हो गए? 8। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 टू दी पावर 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और 2 टू दी पावर 8 करोगे तो कितना आएगा? वो नंबर होगा, उस नंबर से ज्यादा कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है, तभी सारे के सारे कैरेक्टर 8 बिट के अंदर आ जाते हैं। अगर कैरेक्टर हमने और डेवलप कर लिए, 2 टू दी पावर 8 से ज्यादा हो गए, तो फिर एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कम से कम 2 बाइट की जरूरत पड़ेगी, 16 बिट की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गई बात? हम क्यों कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 8 बिट की जरूरत पड़ती है? क्योंकि हमारे पास जितने कैरेक्टर है वो 2 टू दी पावर, उनका नंबर 2 टू दी पावर 8 से कम है, इसलिए हम सेफ है, किसी भी कैरेक्टर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और हर एक कैरेक्टर का बाइनरी कोड अलग अलग होगा। क्लियर? समझ आ रही बात? ऐसे ही 2 टू दी पावर 16 करेंगे तो जितने भी इंटीजर्स होंगे, जितने भी होंगे उतने आ जाएंगे क्या?
नंबर कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक हम जा सकते हैं, लेकिन हमारे कंप्यूटर की एक लिमिट होती है। जैसे ये सिस्टम बनता है, उन लोगों ने देखा होगा कोई सिस्टम होगा 32 बिट का, कोई 64 बिट का। ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉपर्टीज जब तुम देखोगे तो, है ना, कंप्यूटर वगैरह सब लोग चलाते हो, वहां पे आता है दिस पीसी या फिर माई कंप्यूटर। उस आइकन पे राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज देखोगे तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का है, 32 बिट है, 64 है। तो हर एक कंप्यूटर की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि उसमें बड़े से बड़ा नंबर कितना लिखा जा सकता है। क्लियर होगी बात? अगर 16 बिट से ज्यादा मेमोरी कोई इंटीजर लेता है तो उसको फिर इंटीजर नहीं कह के क्या कहेंगे, लॉन्ग इंटीजर कहेंगे। इनके बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना, वरना तो चलता चलेगा। तुम्हें केवल इतना ध्यान रखना है, एक बाइट 8 बिट के बराबर होती है। कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 1 बाइट की जरूरत पड़ती है, इंटीजर को स्टोर करने के लिए 2 बाइट की जरूरत पड़ती है, और फ्लोट पॉइंट को स्टोर करने के लिए 4 बाइट की जरूरत होगी। क्लियर? ओके। अब हमारा जो बेसिक टास्क है वो क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कितने, ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, मैंने तुम्हें बताया क्या, या तो ये बाइनरी लैंग्वेज समझता है, या फिर ऑक्टल समझता है, या फिर हेक्साडेसिमल। जैसी डिजाइन हमने की है, हम अपने कंप्यूटर को किस लैंग्वेज में समझाना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा सीपीयू डिजाइन होता है। ठीक है? और मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स जो हमारी अप्रोच में रहते हैं उनमें बाइनरी लैंग्वेज का यूज किया। क्लियर है? इसके अलावा नंबर सिस्टम तो कितने भी बन सकते हैं, अभी हम आएंगे इस पे भी, कितने भी नंबर सिस्टम बन सकते हैं। यहाँ पे जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है? कितने रुपए दिए, इतने रुपए दिए, कितने लिए, इतने लिए, इसका काउंट कितना है, उसका काउंट कितना है, वो सारा जो नंबर सिस्टम हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं वो क्या है, डेसिमल। तो हम समझते हैं डेसिमल, कंप्यूटर इसके अलावा जो 3 मैंने लिखे हैं उनको समझता है। तो कम्युनिकेशन के लिए हमें इंटरचेंज करना आना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहले हम कन्वर्जन देखेंगे। इसमें हमारा जो कोडिंग सिस्टम है डेसिमल, और डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर डेसिमल को ऑक्टल में, ऑक्टल को डेसिमल, फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल को। मैं तुम्हें केवल एक तरीका बताऊंगा, एक ही तरीके से ये सारे हो जाएंगे। ठीक है? हालांकि इनको कन्वर्जन करने के तरीके तुम बुक्स उठा के देखोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, बहुत सारे तरीके। ठीक है? हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बहुत सारे तरीके। क्लियर है बात? लेकिन हम जो अप्रोच यूज करेंगे उससे हमारे सारे कन्वर्जन हो जाएंगे। एक ही मेथड में तुम्हें बताऊंगा, इसके बाद में मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। तो सबसे पहले हमारा डिस्कशन होगा वो डेसिमल टू बाइनरी। और मैं यहाँ पे जो स्पेलिंग्स लिखता हूँ उस पर ज्यादा विश्वास मत करना। ठीक है? समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? मिस्टेक्स हो सकती है यहाँ पे और भरपूर होगी। ठीक, तो तुम लोग जैसे कहीं बुक में देखते हो या जैसे भी तुम्हारी अप्रोच है उसके हिसाब से चलना। हो सकता है मैं डेसिमल में सीआई कर दूं एसआई की जगह, तो उसको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं। ठीक है? पहले बता देता हूँ। तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। तो कोई भी नंबर लिया और यही अप्रोच हम बार बार फॉलो करने वाले।
डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का जो तरीका रहेगा वही तरीका डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने का रहेगा और वही तरीका डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का रहेगा। तो सबसे पहले एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी रैंडम नंबर, सपोज मैंने 55 लिया, देख सकते हैं। और यहां से स्टार्ट करना है। बेस कितना बाइनरी का, बाइनरी का बेस कितना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to 9 डेसिमल, इसको कन्वर्ट करना है 0 1 बेस 2 में, है ना। तो बाइनरी जिसमें कन्वर्ट करना है उसका बेस 2 है, 2 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 22 कितना 27, रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर को यहां लिखना है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 13, रिमाइंडर कितना 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, रिमाइंडर कितना, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, रिमाइंडर कितना। फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार, रिमाइंडर कितना 1। फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 0 नहीं जाएगा ना इसमें, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, क्लियर। और यहां से इसको हम बोलेंगे एमएसबी, क्या बोलेंगे, एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और इसको क्या बोलेंगे, एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और यहां से स्टार्ट करते हुए इधर की तरफ ऐसे लिखना है, पहले क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 1, तीसरा 1, फिर 0 0 0 1 1, सॉरी 0 के बाद में 1 और 1। बेस कितना, तो 55 डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। नोट करो इसको, ऊपर से करना है ना। समझ में आ रहा है, अगर डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो भाग किसका लगाएंगे, 8 का। किसका लगाएंगे, 8 का। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है डेसिमल को तो 16 से डिवाइड करेंगे। जितनी बार डिवाइड होता रिमाइंडर को इस साइड में रखेंगे और रिमाइंडर्स को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक लेकर जाएंगे।
हो गया, ऊपर करें। हाँ भाई, आप लोगों को भी क्लियर है ना? हो गया, चलो। देखो नेक्स्ट एग्जांपल इसी में हम लें एक और 55 पॉइंट। पॉइंट में भी तो आ सकता है। वन टू फाइव, ये डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो सबसे पहला काम तो तुम्हारे पास यही रहेगा, पॉइंट से पहले जो नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। और ये तो कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये जो पॉइंट 125 है, ध्यान से देखना, प्रोसीजर को ध्यान से समझ लेना। पॉइंट 125 इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इधर इधर वाले को तो भाग लगाना है किससे, 2 से, और इधर वाले को गुणा करना है किससे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 250, पॉइंट 250, 0.250, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 0। तो जो ये पार्ट था तुम्हारे पास, इसका तो आंसर आएगा ये। तो मैं एक बार दोबारा से लिखता हूँ 111011। इसके बाद लगने वाला है पॉइंट, और इस पॉइंट से पहले क्या है, 0, इसको यहां लिख। क्लियर होगी बात? इसके बाद यहाँ पे पॉइंट के बाद में कितना है, 250, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 2 से, कितना आ जाएगा, 0.500। और इस पॉइंट से पहले क्या है, 0, इस 0 को भी यहां लिखेंगे। फिर 0.500 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आएगा, 1.00। और पॉइंट से पहले क्या है, 1 यहां लिख देंगे। के बाद क्या बचेगा, 0.00, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया, इसकी बाइनरी बन गई। क्लियर, नोट करो इसको। अब कोई भी डेसिमल नंबर तुम ले सकते हो अपने हिसाब से, और उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? कोई भी नंबर अपने हिसाब से लो, एक एग्जांपल खुद से करके लाना, जगह छोड़ देना कॉपी में, ठीक। कर लोगे ना?
अच्छा, कई बार कुछ ऐसे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 0.33 कर देता, तो 0.33 मल्टीप्लाई बाई 2 0.66, तो यहाँ पे आता 0.66 है। 0.66 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग। 1 को यहाँ लिख देंगे, पॉइंट के बाद वाले को आगे, तो ये बढ़ता चला जाएगा, कहीं पे ये एंड नहीं होगा। एंड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद में 2 या 3 डिजिट लिखेंगे, उसके बाद डॉट 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 लगा दो। कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एग्जाम में अगर तुमसे पूछता है तो तुम्हें ऑप्शन दिया हुआ होगा, और ऑप्शन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं वहां तक केवल सोल्व करना, ठीक है ना, हमारा काम बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब हमें इसका उल्टा करना है। डेसिमल से बाइनरी हमने कर लिया, बाइनरी टू डेसिमल। मीन्स कोई भी नंबर ले लेता हूं, तरीका वही रहेगा। एक बाइनरी नंबर में लेता हूं, एग्जाम्पल से ही केवल करना है इसको, तो 10110 बाइनरी हो सकता है। एक एग्जाम्पल इधर ले लेता हूं और दूसरा एग्जाम्पल इधर ले लेता हूं, 10110.110 या 101 लिखता हूं। दो कर लिए तो सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे ध्यान देना, तरीका समझ लो। 10110 ये तुम्हारा बाइनरी नंबर है, और यहां से हम स्टार्ट करेंगे। बेस कितना है इसका 2, तो यहां से स्टार्ट करेंगे 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 3 और 4, इससे आगे कुछ नहीं है। 2 टू दी पावर 0 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 0 से। इसको किससे करना है, इसको किससे कर, 2 टू दी पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, 0 ही आएगा, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0। 2 टू दी पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 2, 2 टू दी पावर 2 और मल्टीप्लाई बाई 1 इज 4, ये 0। 2 टू दी पावर 3 इंटू 0 0, 2 टू दी पावर 4 कितना 16 मल्टीप्लाई बाई 1 1, और इनके बीच में क्या लगा दो, क्या बनेगा 16 और 4 20 2, ये डेसिमल में कन्वर्ट। आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इधर वाले को देखो, यहाँ पे क्या है 1 0 1 1 0, फिर पॉइंट 1, कुछ नहीं करना, यहां से स्टार्ट करना है 2 टू दी पावर 0 1 2 3 एंड 4, उनको क्या करना है मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 2 टू दी पावर 0 के बाद क्या आता है 2 टू दी पावर, इनको भी मल्टीप्लाई कर दो और ऐड करना है, बस हो गया काम। देखो कैसे, ये तो तुम्हें पता है कितना आना है 22, ये तो आ जाएगा 22,
चलो मैं इसको करके ही लिख देता हूँ। कितना आएगा 0,2,4,0,16 प्लस ये क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1/2 पॉइंट ये आएगा 1/4 प्लस पॉइंट। क्लियर होगी बात? ये तो कितना होना है 22 होना है, 0.5 और 0.25 0.75 पॉइंट 22 में 0.75 ऐड करेंगे कितना आएगा 22.75। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। कोई भी नंबर दिया हुआ है बाइनरी नंबर डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। नोट करो इसको। हो जाए तो बता देना। हो गया? आगे बढ़े। ठीक है ना? कोई भी नंबर उठा लेते हैं एक, बताओ कितना ले, बोलो बोलो, कोई भी ले ले। चलो ले लेते हैं 7,5। ठीक, क्या करना है, कितने से डिवाइड करना है? पिछली बार कितने से किया था? तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है 2 से, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है 8 से, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है 16 से। 9 टाइम्स कितना बनेगा 72, रिमाइंडर कितना 3। हमेशा देखना रिमाइंडर 0 से 7 के बीच में ही आएगा, 8 कभी नहीं आएगा। ये 8 रिमाइंडर होते ही तो 8 का भाग लग जाता है। ठीक है, फिर 8 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा रिमाइंडर कितना 1। 8 से डिवाइड करेंगे कितनी बार भाग जाएगा 0 बार, रिमाइंडर कितना 1। इधर से इधर चलना है। ये तुम्हारे पास एमएस भी होगा और ये तो कितना, ये नंबर डेसिमल भी हो सकता है और ऑक्टल भी हो सकता है। हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया इसलिए बेस लगाना जरूरी है, बेस लगाना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि डेसिमल में भी तुम्हारे पास 0 से 9 के बीच के डिजिट ही आते हैं, तो 0 से 9 के बीच में है सारे। क्लियर होगी बात? दूसरा पार्ट क्या है इसका, पॉइंट्स में हम क्या कर देते हैं 75.32 इसको कन्वर्ट करना है। ये क्या है डेसिमल है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तरीका
75 वाला तो एज इट इज रहेगा, इसको तो तुम ऐसे के ऐसे कर लोगे। दूसरा पार्ट जो है 0.32, बताओ भाई किससे मल्टीप्लाई करना है? एच से, एच से करना पड़ेगा ना। 8 दूनी 16, 24 और 1 25, कितना आएगा? 2.56। तो आंसर कितना आना है? 311 पॉइंट, पॉइंट से पहले कितना? 2 यहां ले लेंगे, फिर 0.56 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 8 से। 4.48। तो यहाँ पे पॉइंट से पहले कितना आ रहा है? तो यहाँ लिख दो, कितना बचेगा? मल्टीप्लाई बाई 8, 8 तो 32, 6 38, 3.84, 3 यहाँ आ जाएगा। क्लियर? अगर पहला एग्जाम्पल तुम्हें समझ में आ गया, जो टॉपिक हम पहले कर चुके हैं, बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, बस वही अप्रोच यहाँ फॉलो करनी है। कर पाओगे? नोट करो इसको। हो गया? चलो, है? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्टल से डेसिमल, कोई भी ऑक्टल नंबर, अभी हमने किया 311 था क्या? 311 उसी को ले लेते हैं। 311 ये ऑक्टल नंबर है। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? तो यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। बेस कितना है? 8, 8 की पावर 0, यही करते थे पिछली बार। 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1 ऐसे लिखा था। यहाँ पे इतना, इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई। कितना आएगा? 8, सॉरी ये आएगा 1, 8 की पावर 0, 1, 1 इंटू 1, 1,
8 की पावर 1 8 8 मल्टीप्लाई बाई 1 इज, और ये 64 मल्टीप्लाई बाई 3, ओ शिट, हमने शायद गड़बड़ कर दिया। 64 सारे नंबर्स में ही गड़बड़ हो गया, पहले ही गलत कर दिया। देखो यहाँ पे इसको उल्टा करना है, एरो को ऐसे लिखना पड़ेगा इस नंबर को। कितना आ जाएगा ये 113। पिछली बार में भी डेसिमल बाइनरी वाले में भी देखना, जिस सारे मिस्टेक हो गए। नीचे से ऊपर लिखना है। दूसरा वाला पार्ट ठीक है, ये आएगा 110111। नीचे से ऊपर की तरफ लिखना, ये वाला ठीक है, चेंज करना भाई। ये एक ही एग्जाम्पल किया था ना ऐसा, इसमें चेंज कर लेना, ठीक है ना। ओके, तो ये यही था, केवल एक दूसरा एग्जाम्पल तो हमने अलग ही लिया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला ठीक है, तो ऐसे ही करना है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल चेंज कर लेना केवल, और इसमें ये 113 हो जाएगा, नीचे से ऊपर करना। ठीक, और ये भी एल की जगह एम हो जाएगा, एम की जगह एल हो जाएगा। हाँ, ये एम एस भी, मतलब ये वाला जो पहले इधर आता है, ये एम एस भी होता है, ये एल एस भी होता है। कोई भी नंबर लिखा हुआ होता है, उसमें इकाई का अंक होता है, उसको एल एस भी बोलते हैं, और इधर वाला होता है, उसको एम एस भी बोलते हैं। ये एल एस भी होता है, ये एम एस भी। बस ये चेंज करना, बाकी सब ठीक है। समझ में आ गया कहाँ गलती की है। यहाँ पे भी चेंज करना है, एक चेंज, दैट्स इट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ध्यान रखना। और अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो तरीका वही है इसका। 113 लिखना है पहले तो, है ना। एग्जाम्पल में हम 113 ले लेते हैं। अब चेक करो, अब आ जाए। ठीक है, तो क्रॉस से भी कर सकते हो तुम अपने आप से। अगर कहीं गड़बड़ होती है तो एक नंबर को उसमें कन्वर्ट करो, उल्टा करके देखो, अगर दोनों सही है तो सही है। कितना आ जाएगा ये 3, 8 की पावर 0 1, 1 into 3 is 3, 8 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज, और 8 टू दी पावर 2 64 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 64। प्लस करके देखोगे कितना आएगा, 11 और 64 75, यही नंबर था, है ना।
अब ठीक है, क्लियर है। दूसरा एग्जांपल इधर वाला ही ले लेते हैं, इसको भी 311 पॉइंट, अच्छा इसको 113 कर लेते हैं, 113.24 ही लेते हैं, इतना ही करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, है ना। वन वन थ्री पॉइंट टू फोर, ये क्या है, ऑक्टल है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। तो क्या करेंगे, 113.24, 8 की पावर 0 1 और 2, इधर 8 की पावर और 8 टू दी पावर, मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, ये करना है। इधर कितना आएगा, 3 प्लस 8 प्लस 64 प्लस 1/8 और प्लस 1/8 स्क्वायर 64, ये करना इंटू 4, यानी 2, ये 2/, और ये कितना 4/। सोल्व कर लो इसको, कैलकुलेटर है ना तुम्हारे पास, लगाओ कैलकुलेशन, ये तो कितना आ जाएगा, 75 प्लस 1/4 कितना 0.25, और ये 1/8, 1/8 कितना 0.125, है ना। वन बाई, अच्छा 16 होगा, हाँ तो इसका आधा भी देखना पड़ेगा, 16 होगा, 1/8 नहीं होगा। कितना हो जाएगा भाई, वन बाई 16 करके देखो कैलकुलेटर से, के अंदर 0.25 ऐड कर दो, कितना है 0.0625, 0.25 और ऐड करो इसमें, तो 75.312, है ना। यही आएगा, तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्टल टू डेसिमल हो गया, डेसिमल टू ऑक्टल हो गया, एक और कर लेते हैं तो हमारे नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाए। अभी पास है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, नंबर ले लेते हैं कोई भी, 135 ले लिया सपोज, और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो किसका किसका डिवाइड लगाएंगे, 16 का, कितनी बार जाएगा बताओ, थोड़ा को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 128, 128 आएगा, कितना रिमाइंडर 7, 7 यहां लगा दो, फिर 16 0, रिमाइंडर कितना 8, कैसे लिखना है, नीचे से ऊपर की, ये ध्यान रखना, कितना आ जाएगा 8 और 7, बेस कितना 16,
ठीक है। एक और एग्जांपल 135.12 लेट्स, कितना है ये डेसिमल, कन्वर्ट किसने करना है, बेस 16 है ना। और इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नंबर और बेस 16। तो देखो ये वाला पार्ट तो हो ही जाएगा इस तरीके से। यहां से हम स्टार्ट करेंगे, कितना है 0.12 मल्टीप्लाई किससे 16 से। करो कैलकुलेटर, करो कैलकुलेशन। 0.12 मल्टीप्लाई बाई 16 1.92। तो यहाँ पे आंसर लिखना स्टार्ट करें 87 पॉइंट कितना 1.92 मल्टीप्लाई बाई 16 14.72 14। तो 14 को क्या लिखेंगे ई, क्या लिखेंगे ई, बताया था मैंने 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, यहाँ आ जाएगा ई। ठीक, बचा क्या 0.72 मल्टीप्लाई बाई 16 11.52 11 बी, बस इतना ही कर दो। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। अब देखो इसका रिवर्स प्रोसेस, एक एक एग्जांपल इसका भी कर लेते हैं और रिवर्स में इन्हीं एग्जांपल्स को लेके देखते हैं। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, एग्जांपल ले लेते हैं कितना 87। ये हेक्साडेसिमल है, इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना। क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे कितना लिखेंगे 8, यहाँ पे कितना लिखेंगे 7, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 7 प्लस 16 को 8 से 128, कितना आ जाएगा 135। यही था क्या हमारा नंबर, यही था। ओके ठीक, एक और करते हैं, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 1A 2E पॉइंट A1, लेट्स से रैंडम नंबर ले लिया मैंने। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल में है, उसी में आता है, इसमें कन्वर्ट करना है बेस 10 में। ओके चलो क्या करेंगे 1 की जगह क्या लिखेंगे, इसका मतलब है 10,
यहाँ पे 10 ध्यान इंटू की जगह क्या लिखेंगे 14, सिक्सटीन की पावर 0 1 2 3, ठीक है। और यहां पे तुम्हारे पास आ जाएगा पॉइंट मीन्स 10 और फिर 1, यहां लिखेंगे 16 की पावर -1 और -2। 16 स्क्वायर कितना, ये तो आ जाएगा तुम्हारे पास 1 इंटू 14, 14, ये कितना आ जाएगा 32, ठीक है ना। 16 एकम 16 तो नहीं, 16 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 296 आता है, कितना आता है 256। चेक करके देखो, 14 को 14 से मल्टीप्लाई 256, 256 को किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से, और प्लस 256 गुणा 16, ठीक है। इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 25 60 32 14, ये तो आ जाएंगे अपने पास, इन सब का एडिशन आ जाएगा 6702, ठीक है। 1/16, यहाँ पे 1/16 10/16 आएगा, है ना। 10 डिवाइड बाई 16, ये आएगा 0.625 प्लस ये आएगा 1 डिवाइड बाई 16 स्क्वायर, 16 स्क्वायर कितना 256, तो ये आएगा कितना, बताओ भाई, करो देखें। 0.0039, ओके। और इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 0.6289 समथिंग, ये तुम्हारा किसमें कन्वर्ट हो गया डेसिमल, ठीक है। डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो, तो इसको करो, ये हो गया सबका। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, मिटा दो इसको, ठीक है। चलो, नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, ध्यान रखना है ना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे सही हो जाएगा। तो हमने डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा, इस डेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा, और इस बाइनरी को डेसिमल, ये कन्वर्जन हम कर सकते हैं। ऐसे ही इस डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऑक्टल को
डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट। अब अगर कोई तुम्हें ऑक्टल नंबर दे दे और उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करवाए, सीधा सीधा तरीका है, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना हमें आता है, डेसिमल को हेक्साडेसिमल, दो स्टेप में कर लोगे। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ेगी क्या? इतनी ही स्टेप तुम्हें ध्यान रखना है। अगर इस मेथड से करोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज बुक्स तुम्हारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट कन्वर्ट किया जा सकता है, मैं भी तुम्हें बता दूंगा बीच बीच में। कोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं तुम्हें बताता जाऊंगा, ठीक है? लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, अभी बता दिया तो फिर फंस जाओगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, मेथड समझ में आया? बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हो, ये ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस स्थिति में है कि हम अपना नंबर सिस्टम बना सकते हैं, कोई भी नंबर सिस्टम जिसका बेस 4 हो। सपोज क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करो, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। क्वेश्चन ये है मेरे पास कोई एक हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है? हेक्साडेसिमल नंबर में ले लेता हूं 836, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है बेस 4 में। किसमें कन्वर्ट करना है? बेस 4 में। बेस 4 का मतलब है 0 से 3 तक डिजिट्स आने चाहिए, तब उसका बेस कितना बनेगा? 4। किसी भी बेस में कन्वर्ट करवा सकते, बेस 5 में भी कन्वर्ट करवा सकता है, बेस 6 में भी कन्वर्ट करवा सकता है। सबसे पहला स्टेप, जो भी नंबर सिस्टम तुम्हें दिया उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? ए मींस 10, 3, 6। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सॉरी ये मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 6, 48, 256 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2560, ऐड कर दो। 2560 में 54 ऐड करो, 26, 40, 14, कितना? ये यही आएगा। ओके, इसका बेस कितना है? डेसिमल को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए भाग किसका? 2 का। डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 8 का भाग लगाते हैं, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 16 का भाग लगाते हैं। डेसिमल को बेस 4 में कन्वर्ट करने के लिए भाग किसका लगेगा? 4। ठीक है, कितनी बार जाएगा बताओ भाई? छह सौ 53 बार। बचेंगे कितने? 2। रिमाइंडर यहां पे आ गया 2। फिर 4 का भाग लगाएंगे, रिमाइंडर कितना? 1। फिर 4 का भाग लगाएंगे, रिमाइंडर कितना? फिर 4 का भाग लगाएंगे,
रिमाइंडर कितना, फिर 4 का भाग लगाएंगे, रिमाइंडर कितना, फिर 4 का भाग लगाएंगे। तो ये कहां से कहां चलेंगे, कैसे चलेंगे, बना दो। 0 3 1 2 और भी है क्या, यही है। ये क्या बन गया, वे क्लियर। चेक करना है, चेक भी कर सकते हैं। इसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 2 2 0 3 1 2, बेस कितना, 4 की पावर 0 1 2 3 4 5, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। करो देखे सब लोग, ये टर्म आएगी 0, ये 48 4 2 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 256, 256 मल्टीप्लाई बाई 2, बताओ। पाँच सौ बारह, यहाँ पे तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 2048 है ना, 2048 ही आएगा, प्लस 512 प्लस 0 प्लस 48 प्लस 6, क्या इसी को हमने कन्वर्ट किया था, तो अब तुम इस स्थिति में हो कि तुम किसी भी नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते, क्लियर है बात, किसी भी नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जांपल यहां पे कर लो, 26 14, चलो ये एग्जांपल कर लो और आज की क्लास ओवर। नंबर सिस्टम में तुम्हारे कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, है नहीं, यही करके बताओ, तो कर लेते हैं फिर क्लास ओवर कर देते हैं, एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट किसी भी तरीके का हो, कल आते ही पूछ लेना, दोबारा से ये कभी क्लास में टॉपिक सामने नहीं आने वाला, ठीक है। इसके चांसेस एग्जाम में आने के बहुत कम है। एमएससी एंट्रेंस कहीं कहीं पे होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, ठीक है, या फिर छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं, बेसिक एग्जाम होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का फर्स्ट ग्रेड का टाइप का एग्जाम होता है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। छोड़ना कुछ नहीं चाह रहा मैं, अगर CSIR नेट की ही केवल बात करूं तो ये टॉपिक मुझे करवाने की जरूरत नहीं, ठीक है। करो इसको जल्दी से करो, पहले क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, वो स्टेप करी हुई है। ये क्या है, ये डेसिमल है ना, डेसिमल है ये तो क्वेश्चन दे 220312, एक स्टेप तो हो ही गई ना, वो तो करनी ही नहीं है तुम्हें। कौन सी, सबसे पहला काम
में कन्वर्ट करना, वो हम कर चुके। कितना था? 2614। यस। तो सबसे पहला स्टेप होगा 220 312 बेस 4 इज इक्वल टू 2614 बेस 10। ठीक है, बेस 4 को किस में कन्वर्ट कर दिया? डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है? बेस 6 में। तो बेस 6 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? भाग लगाना किसका? बस यही करना है। कितनी बार जाएगा? 2 1 3 18 3 4 5 2। फिर 6 का भाग लगाएंगे। 6 संते 42 1 5 6 दूनी 12 3। फिर 6 का भाग लगाएंगे। 1 2 एलसीएम। फिर 6 का 2 टाइम्स 0। फिर 6 का 0 टाइम्स 2 कितना बन जाएगा? ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पास डेसिमल को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है, किसी भी बेस में, और किसी भी बेस के नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो कोई भी नंबर सिस्टम है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी नंबर सिस्टम है उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है, कर सकते हैं ना। कोई भी नंबर सिस्टम हमें दे दिया, उसको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, और डेसिमल से तो हम किसी में भी जा सकते हैं। ये डायग्राम है, दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। कल क्लास है? हाँ हाँ, सेम टाइम देखेंगे। अभी इस संडे तो क्लास लगा देंगे, अगले संडे को टेस्ट कर देंगे। ठीक है, वीकेंड टेस्ट रखेंगे अपन, ताकि जो पढ़ाया है पूरे वीक में तो तुम लोग रिवाइज कर लो और का टेस्ट देके अपने आप को एनालाइज कर लो। ठीक है, ऐप पे जुड़े हुए हो तुम लोग? टेस्ट ऐप पे ही होंगे, यहाँ पे बैठ के सोल्व करने हैं, ताकि नंबर वंबर वाला सिस्टम हमें नहीं करना पड़े। तो थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी, रिजल्ट तुम्हें अपने आप मिल जाएगा, तो खुद का रिजल्ट खुद के पास रहेगा, खुद को पता रहेगा। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछो।